कृष्ण मोहन जी, कई आरोप लगा दिए उन्होंने। जितनी आप विकास की गाथा सुना रहे थे ना, फैजान भाई ने एक एक डॉक्यूमेंटेड करके सुना दिया कि ये फंड कुंभ में इस्तेमाल नहीं किया, ये फंड क्राउड मैनेजमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल किया। या तो ये झूठ गलत बोल रहे हैं तो इसको काउंटर कीजिए, नहीं तो ये सीरियस एलिगेशन है उनके। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए क्या है पुष्कर भाई, मुझे पता था, आपको भी पता है, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी के पास अब कहने को कुछ बचा नहीं है, तो घूम फिर के ये कुंभ पे आ जाते हैं। ये चारों तरफ घूम घूम के कुंभ पे आते हैं, क्योंकि कुंभ में इनको वो भाई कुंभ पे तो आप आए कृष्ण मोहन जी। मैं पुनः इस बात को कहता हूँ, जितना भी मैनेजमेंट इन्होंने बताया कुंभ का बताया, परंतु इस देश की जनता जो एक बड़ी जनसंख्या तो गई, स्नान करके आई, वहां की व्यवस्थाओं को देखा और योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद कहा। अभी हमारे साथी ने कहा कि गाजीपुर के 12 पुलिस ऑफिसर पर पनिशमेंट हुआ। साहब, ये उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिसमें पुलिस को भी पनिश किया जा सकता है। दूसरे सरकारों में और आपकी सरकार में तो साहब एफआईआर लिखने के लिए भी आपके एक नेता की जाति विशेष के व्यक्ति की परमिशन की आवश्यकता थी, तब एफआईआर लिखी जाती थी। और रही बात एनसीआरबी के डाटा की, तो एनसीआरबी का डाटा उसी राज्य में, उसी थाने में, उसी जिले में बढ़ता है जहां पे छोटे से छोटे भी घटना को रजिस्टर किया जाता है। जहां पे बड़े बड़े 302 के मुकदमे जिलाध्यक्ष से पूछ के लिखे जाते हो, वहां पे अब कृष्ण मोहन जी, इस पे मैं बीच में टोक दूं, अब तो मैक्सिमम जगह सरकार बीजेपी या बीजेपी शासित राज्यों में, तो फिर वहां इसका मतलब या तो अपराध हो नहीं रहा है, वहां वो लोग ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, या वहां अपराध लिखा नहीं जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। देखिए पुष्कर भाई, राज्यों की तुलना की जाए तो जिस राज्य में बड़ी आबादी होगी, तो निश्चित तौर पर जहां पे छोटे छोटे कंप्लेन होंगे तो रजिस्टर किए जाएंगे, और सारे एनसीआरबी की डाटा में वो रजिस्टर्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 302 का करेंगे तो एनसीआरबी डाटा में उपलब्ध होगा, और हाथापाई की है तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। एक एक चीज है, छोटी से छोटी घटना जहां पे सूचना में रजिस्टर की जाती है तो निश्चित तौर पर एनसीआरबी का डाटा बढ़ेगा। और जहां दर्ज ही नहीं की जाती थी, जहां पे किसी व्यक्ति विशेष से पूछ के दर्ज होती थी, जिलाध्यक्ष तय करते थे, तो निश्चित तौर पर उनका डाटा कम ही होगा। दूसरी बात, हमारे साथी ने कहा कि पुलिस के साथ दंगा हो गया, हमारा पीटी हुए। साहब, आपकी सरकार में प्रतापगढ़ में डीएसपी मार दिया गया, आपके मंत्री पर आरोप लगे, और आप बात करते हैं गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक एक एक जिले की मैं चर्चा कर लूं, हर जिले का एक गुंडा हुआ करता था। मऊ में मुख्तार अंसारी से शुरू करते हैं तो आप गाजियाबाद में और नोएडा तक जाएंगे तो पुष्कर भाटी, हर जिले को एक गुंडा चलाता था। और आपकी सरकार में एक सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हुआ था मित्र, उसका नाम था आईटी सेक्टर, जिसका अखिलेश जी ने खूब प्रमोट भी किया। इनकम फ्रॉम टेरर, कट्टा दिखाओ पैसा वसूलो, ये हर राज्य हर जिले में ये व्यवस्था थी आपकी। और आप चर्चा कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की, यही उत्तर प्रदेश है जहां पे आज 12 बजे रात को भी हमारी बहनें, हमारे परिवार के लोग सुरक्षित चल सकते हैं। अन्यथा सर्राफा व्यवसायियों पर सर्वाधिक अपराध कई हुए थे, तो आपकी सरकार में हुआ था, सर्वाधिक छिनौती हुई थी सर्राफा व्यवसायियों पर, और हाईवे पर चलते हुए छिनौती और रेप ये समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। मैं इन सब विषयों पर जाना नहीं चाहूंगा। पुनः इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, और खास तौर से पूजी योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था में, उत्तर प्रदेश के दिशा और दशा दोनों को परिवर्तन कर उत्तर प्रदेश के बारे में जो एक नई छवि गढ़ी गई है, जो विकसित उत्तर प्रदेश, भव्य उत्तर प्रदेश और सबका साथ सबका विकास, सबके प्रयास की परिकल्पना को पूर्ण किया है। और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाने की जो हमारी परिकल्पना थी, वो पिछले 8 वर्षों में सर्वाधिक पूर्ण किया है हमने। अखिलेश यादव ने बड़ा सीधा सीधा सवाल किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बेरोजगारी पर काम दे, लोगों को पढ़ाई शिक्षित करे, ये सब गिफ्ट विफ्ट नहीं, इससे वोट मिलेगा नहीं मुसलमानों। ये फिर मुसलमानों तक आउटरीच प्रोग्राम ये क्यों लॉन्च किया गया? क्या बिहार में चुनाव है, आगे बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, इस वजह से ये ध्यान आया? क्योंकि पहले तो कभी नहीं 32 लाख मुसलमानों का ख्याल आया। ये बदल रही भाजपा का चेहरा है।
उसका भाई पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके प्रयास की परिकल्पना को पूर्ण करती है, तो उसमें सब में सिर्फ और जात भी सिर्फ नहीं आता है, उसमें मुसलमान भी आता है, उसमें ब्राह्मण भी आता है, उसमें क्षत्रिय भी आता है, उसमें दलित भी आता है। अरे सौगातें मोदी बताइए ना, मुसलमानों के देने इनको देंगे। अखिलेश यादव ने आज कहा ना कि दिवाली पर और होली पर सिलेंडर नहीं मिला और यहां ये लॉलीपॉप दे रहे हैं मुसलमानों को। 32 लाख मुसलमानों को एकदम से याद आ गई। तो हिंदू गरीब मुसलमान, हिंदू गरीब नहीं है क्या? न्यूज लिखते हैं पांडे जी, हिंदू गरीब नहीं है। न्यूज देखते नहीं है, वो न्यूज सिर्फ लिखते हैं, उनकी समस्या है। इसी दिनों होली पर सारे जो लोगों को जो भी बीपीएल के अंतर्गत आते हैं उनको सिलेंडर मुफ्त दिया गया है। एक स्पेशल बड़ा इवेंट करके दिया गया है। देखिए अखिलेश जी तक एक न्यूज पहुंचा होगा, परंतु देखते नहीं है, उनको एक तरफा दिखता है। उनका चश्मा ही थोड़ा सा पावर कम है उनका, उनको अपना चश्मा का पावर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम फैजान भाई ठीक है, मैं आता हूं विजय जी और रमेश जी, सॉरी ये जरूरी था क्योंकि पिछड़ा नहीं मानते। और कुत्ते भाई ये खुलेआम ये नहीं कहते हैं कि अगले जाति के लोगों से बोल दो अपना अपनी बड़ी नौकरियां छोड़ दे, बीजे दूसरे बच्चों को बैठा बुला ले। हमें अगला पिछड़ा दलित नहीं करना है, हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना है। हम उत्तर प्रदेश के नागरिकों को नागरिक मानते हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए जो भी बेहतर हो सकता है हम करते हैं, क्योंकि हमारी परिकल्पना है। जी फैजान भाई ठीक है, उनको फैजान जी को मौका दे देते हैं। फैजान जी सर, अभी हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बात कही कि हम अगड़ा पिछड़ा दलित वलित कुछ नहीं मानते हैं, तभी शायद उनका रिजर्वेशन छीने ले रहे हैं, क्योंकि उनको मानते ही नहीं है, उनकी तकलीफों को मानते नहीं है। 2018 का सर बता देता हूँ, राम ब्रिज वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में मैं मौका दे दूंगा, आपके बीच में नहीं बोला, नहीं आपके बीच में नहीं बोला, आप लिख लीजिए, दे दीजिएगा। वो भी उन्होंने भी 2 बार मुझे उंगली उठा के कहा, मैंने आपको बोलने दिया। जी आप लिखिए, देखिए 2018 में राम ब्रिज वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला कि बहुत सारी गड़बड़ी है, रिजर्वेशन जो दी जा रहा है SC ST OBC को, और आदित्यनाथ जी से कहा कि रोस्टर ठीक करो, क्योंकि ये उनका हक का हनन हो रहा है। और इस तरह के बहुत सारे और केसेस हैं जहां योगी जी काफी छीने ले रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा का क्या हालात हैं आप जरा देख लीजिए। आपने 2019 में आपके स्कूल बैग्स के लिए 490 करोड़ रुपए आपने सैंक्शन किया था। उसके बाद वो स्कूल बैग्स जो मिले थे CAG की रिपोर्ट के हिसाब से, वो कहा गया था कि लंबा चलेंगे, वो 3 महीना नहीं चल पाए साहब। तो आपने सब स्टैंडर्ड घटिया स्कूल बैग दे दिए, बाकी पैसे तो सबको पता है कौन कहाँ गया। और आप कहते हैं उत्तर प्रदेश बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है साहब, योगी जी के राज में। तभी आपके बीजेपी के नंद किशोर गुर्जर कहते हैं कि 50,000 गांवों का जो है कत्लेआम हो रहा है योगी जी की सरकार में। और वो यहां तक कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी इसके जिम्मेदार हैं। संजीव बलियान कहते हैं एक डिस्टिलरी फैक्ट्री है मुजफ्फरनगर में, वो किसानों की जमीन हथिया रही थी, वो उसमें धरने पे किसानों के साथ बैठ गए, इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी निकाल दी गई। और आशीष पटेल कहते हैं अपना दल के कि उनको STF से खतरा है, उनकी जान को खतरा है। मोतीलाल आप ही के MLA हैं, वो कहते हैं 40 साल में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। पन्नालाल शाकिया कहते हैं PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कर रहे थे, कहते भैया बच्चों तुम लोग जाके पंचर की दुकान खोलो, साइकिल की दुकान खोलो, इस डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। आपके यूपी के एक मिनिस्टर है बिजनेस स्टैंडर्ड को, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उनका था रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से है, ब्यूरोक्रेट ही संभालता है, सब कुछ देखता है, हम हाथ जोड़ के उसके सामने खड़े रहते हैं। तो साहब आपने जो बर्बादी फैलाई है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आप यहाँ सीना चौड़ा करके बैठ जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपके पास सिर्फ ले दे के एक ही काम है, आप धर्म के नाम पे लोगों को बांटेंगे। और अगर लोग बट गए तो आपकी जो है, आपको लगता है आपकी जीत हो जाएगी, और अगर लोग नहीं बटे तो आप जानते हैं कि आप जो है सरकार से बाहर हो जाएंगे। योगी जी अपने आप को योगी बोलते हैं, बड़े अफसोस की बात है। देखिए सनातन धर्म में जो स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे भगवत गीता, उसका चैप्टर 17 वर्स 15 में लिखा है कि भाषा पे नियंत्रण करना चाहिए, ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच की बात करते हैं। क्या योगी जी इस तरह की भाषा को फॉलो करते हैं? योगी जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो सब लोग देखते हैं, कई बार वो न्यूज चैनल पे भी बोल देते हैं। ANI के एक रिपोर्टर था, उसको कुछ एक अपशब्द बोल दिया था, बेचारे से कैमरा हिल गया था। तो योगी जी के अंदर ये जो गुस्सा है,
ये जो नफरत है सबके प्रति और ये जो घमंड है कि मैं कोई खास हूं, ये योगी जी को थोड़ा कम करना चाहिए। उनको समझना चाहिए वो जनता के सेवक हैं और इस हिसाब से काम करना चाहिए। और लोग सवाल पूछेंगे, हमारी सरकार थी जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, तो जाहिर सी बात है लोग सवाल पूछेंगे, हम उसका आके जवाब देंगे। ये थोड़ी कोई हमसे सवाल पूछे तो हम उसको गाली गलौज करने लगे, नहीं साहब, क्योंकि हम धर्म के नाम पे नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों से सीधा सच्चा सवाल पूछते हैं और उस हिसाब से बात करते हैं। अच्छा, आप बता दीजिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि अयोध्या में जो राम मंदिर जब बनाने के लिए आप लोगों ने लोगों की जमीनें उनसे छीनी, उसके बाद वहां पे आप लोगों ने वहां पे लोगों के घर गिराए गए हैं बहुत ज्यादा, और उन लोगों में बहुत आक्रोशित थे क्योंकि उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन आपने नहीं दिया, ना ही जहां पे उनको कहा था बसाएंगे तो सही जगहों पे बसाया नहीं। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। और एक टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया था, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 40 लोगों को नामजद किया था जिन्होंने इलीगल लैंड ट्रांजैक्शन किया था, ये जान के कि यहाँ मंदिर बनेगा, दाम बढ़ जाएंगे जमीन के। उसमें आपके बीजेपी के एमएलए हैं वेद प्रकाश गुप्ता, पहले के आपके एमएलए हैं मिल्कीपुर के गोरखनाथ साहब, और मेयर साहब तब थे ऋषिकेश उपाध्याय। इन पे आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कितना सारा लैंड था जो डी नोटिफाई कर दिया, जो आर्मी के लिए था, इंडियन एयरफोर्स के लिए था, सॉरी, उसको जो है कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया। वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक हैं जो बहुत सारे विवादों में फंसते हैं। ठीक है फैजान भाई, ये बात अब मेरे दो और गेस्ट सरकार थोड़ा सा इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों तरफ सुन के मुझे लगता है इन्हीं लोगों से मैं टिप्पणी ले लूं। रमेश जी, क्या इतना ही सुंदर चेहरा है जो कृष्ण मोहन पांडे जी ने दिखाया, या इतना खराब है व्यवस्था 8 साल में जो फैजान किदवई ने दिखाई? देखिए, मुझे लग रहा है किसी भी सरकार के लिए 8 साल बहुत होते हैं। हाँ ठीक है, जब सत्ता परिवर्तन होता है, पहला साल होता है, जैसे 2017 में नई सरकार आई, जब हुकूमत मिलती है योगी जी को, तो मान सकते हैं कि 1 साल 2 साल व्यवस्था को बनाने में, चीजें बिगड़ी को संभालने के लिए उनको टाइम लगता है, लेकिन 8 साल का पीरियड बहुत होता है। 8 साल में कोई भी सरकार जो व्यक्ति चलाता है, सीएम होता है, तो वो अपनी कमियां नहीं बता सकता है। अगर कमियां हुई हैं तो उनको पूरी किया जा सकता है। अच्छा, अब राजनीति में जिस तरीके से उपाध्याय जी ने कहा कि जो नैरेटिव में जो चीजें बदल गई हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो चीज ये है, जिस तरीके से फैजान भाई ने आईना दिखाया, एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में बात करी है, मुझे लग रहा है एक चीज और इसमें ऐड होनी चाहिए कि जो सरकार के ऊपर जो पूरे मुझे लग रहा है जितने भी राज्य हैं भारत में, दूसरा राज्य ये है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है, 7.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ये बढ़ के मुझे लग रहा अब इस दिसंबर तक ये 8 भी पार कर जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, ये कहां से आ रहा है? जब अभी प्रवक्ता हमारे मित्र बीजेपी के कह रहे हैं कि इकोनॉमी सुधरी है कुंभ के बाद में, और इन्वेस्टर जो आए थे, जो 2021 में भी आए, 20 में भी आए थे, उससे पहले भी आए, 18 में भी आए थे और अब भी आए थे, उनका पैसा कहाँ गया? वो इन्वेस्ट जो कर रहे थे वो, और चौहान जी हमारे आपके बगल में नोएडा में बहुत बड़े प्लांट लगने वाले थे, इन्वेस्टर समिट यहाँ पे भी हुई थी, वो सारी चीजें कहाँ गई? अगर रेवेन्यू आपके पास कलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट हो जाए या किसी हर तरीके से आपके पास रेवेन्यू में कहीं कोई कमी नहीं है, बावजूद ये चीजें क्यों हो पा रही हैं? इस पे अगर कोई आईना दिखाता है तो उलट आप काउंटर ये नहीं करोगे कि नहीं आपकी सरकार में ऐसा हुआ था, ये हुआ था। कम से कम उन चीजों पे आप गंभीरता से सोचोगे कि फैजान भाई कह क्या रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने सारी मैं बड़े गौर से सुन रहा था, तथ्यात्मक उन्होंने बातें रखी है और इसमें कोई वर्डिंग नहीं उन्होंने करी। जो बोलना चाहिए था, एक समीक्षा जी होनी चाहिए थी, वो चीजें उनको रखी। लेकिन वही क्या है, कृष्ण मोहन पांडे जी वो लठ लेके पिल गए कि नहीं तुमने ऐसा करा था, तुमने ऐसा करा था। उनपे टच भी उन्होंने नहीं करा कि नहीं वास्तव में ये चीज सही है, ये आपने कहा, इसमें हमारी सरकार को ये करना चाहिए। लेकिन ये परपाटी मुझे लग रहा आज सरकारों में रही नहीं। वो कहते हैं ना, मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू, ये सारी चीजें होती हैं। और ये समाजवादी पार्टी कल आ जाएगी, वो भी यही करेगी। वो नहीं करेगी कि भाई उनके अंदर जो कमियां रही हैं वो कमियों को उजागर करेंगी आके। तो कमोबेश मुझे लग रहा है सब सरकारों में, सब नेताओं में, सब चीजें यही हो रही हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चुनाव 80-20 पे है कि ट्रिपल एस है, सेवा सुशासन और समर्पण पर है कि 80-20 पे है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।